नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के शिवगांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने भव्य रोड शो किया और फिर जनता को संबोधित करते हुए बोम्मई की तारीफ भी की। नड्डा ने कहा कि बोम्मई साहब का ये नामांकन मात्र एमएलए का नहीं, बल्कि ये कर्नाटक को और आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। बोम्मई साहब विधानसभा के लिए अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। यह नामांकन पत्र मात्र एमएलए का नहीं है, ये कर्नाटक को देने वाली दिशा को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है, जिसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं सुन रहा था बोम्मई साहब को, और मैं करजोत साहब से उसको ट्रांसलेट करा रहा। बोम्मई साहब चर्चा कर रहे थे कि मैंने सड़कें बनवाई, मैंने विकास किया, मैंने स्वास्थ्य संस्थान से लेकर के कर्नाटक और इस इलाके में 12,000 मकान बनाए। उसी तरीके से सुदीप साहब ने कहा कि मोदी जी का काम मुझे पसंद है। बोम्मई साहब को कम समय मिला है, उनको और मौका मिलना चाहिए और मोदी जी के दिए गए कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर है। मैं मित्रों एक बात कहना चाहता हूं, मैं बोम्मई साहब के लिए, उनके चुनाव के लिए आपसे मैं आपका कीमती समर्थन मांगने नहीं आया हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट देख रहा हूं, आपने बोम्मई साहब को अगले। कांग्रेस लगातार अडानी मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, तो वहीं अनोखे अंदाज में सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकारों को संबोधित किया। दरअसल सियासी गलियारों में आजकल कहानी की आड़ में विरोधियों पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही सुप्रिया श्रीनेत ने भी किया, जहां उन्होंने कहा कि आपको अडानी के समधी की कहानी बताते हैं। अडानी के समधी जतिन मेहता भगोड़े हैं और वो देश को 7,000 करोड़ की चपत लगाकर भाग चुके हैं, लेकिन अडानी के समधी मेहता पर मोदी सरकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनकी कार्रवाई नील बटे सन्नाटा है। लेकिन आज मैं इस मंच से आपको अडानी जी के समधी की कहानी सुनाती हूं, और वो कहानी सुनानी जरूरी है क्योंकि वो भी एक भगोड़े हैं। वो भी देश पर करोड़ों रुपए की चपत लगाकर मेहुल भाई और नीरव भाई की तरह भाग चुके हैं। अडानी जी के समधी हैं, उनका नाम है जतिन मेहता। नाम तो आपने सुना ही होगा। विंसन डायमंड्स, फॉरएवर, प्रेशियस ज्वेलरी, सूरज डायमंड्स, इन सब के मालिक हैं। याद आना चाहिए आपको, ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और तमाम अन्य भारतीय सरकारी बैंकों पर चपत लगाई 7,000 करोड़ रुपए की। $1 बिलियन की चोरी कर ये आदमी हिंदुस्तान से भाग गया, दूसरी जगह का नागरिक बन गया, और सरकार ने आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाकर कुछ भी नहीं किया इसके खिलाफ। ये जतिन मेहता अडानी जी के समधी की कहानी है। लेकिन हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जतिन मेहता के भागने में, उनके पैसे के गबन में, उनकी काली करतूतें पूरी तरह से अडानी स्कैम से जुड़ी हुई हैं। मैं बहुत कुछ पहनने से पहले थोड़ा सा जतिन मेहता और उनकी पत्नी जी के बारे में आपको और बता देना चाहती हूं। जतिन मेहता जी की लड़की की शादी। तो बड़ी खबर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीधे सीधे यूपी सरकार पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूपी में सुरक्षा नहीं, मुल्क में इंसाफ नहीं तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए। सपा सांसद ने जेल में बंद अतीक के दोनों नाबालिग बच्चों की
सरकार से सुरक्षा की गारंटी मांगी है। उन्होंने कहा कि पुलिस और अदालत, कानून सब कुछ है हमारे पास। पुलिस की कस्टडी में किसी को मारा जाएगा तो अदालत की क्या जरूरत हमें। अदालत फिर बेकार हो गई, उनका क्या असर होगा। उनके साथ जुल्म हुआ है, कानूनी इंसाफ नहीं मिला। जब होता चाहे उनको सजाए मौत होती, चाहे उनको फांसी पर लटकाया जाता, जो कुछ भी होता उसके लिए अदालत मौजूद है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया मौजूद है, अदालत बनी हुई है। अदालतों को उनके केस को भेजना चाहिए था। अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है। कानून तो इतनी ताकत नहीं देता जिसको चाहे जिसे मरवा दे। तो ये है कि पुलिस ने जो कुछ इस वक्त काम कराया है, यानी सरकार ने, गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने जो उनको पुलिस की कस्टडी में मरवाया है, तो साफ जाहिर है कि जुल्म हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। पुलिस को ये है कि पुलिस ने जो कुछ इस वक्त काम कराया है, यानी सरकार ने, गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने जो उनको पुलिस की कस्टडी में मरवाया है, तो साफ जाहिर है कि जुल्म हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। पुलिस को ये है कि पुलिस ने जो कुछ इस वक्त काम कराया है, यानी सरकार ने, गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने जो उनको पुलिस की कस्टडी में मरवाया है, तो साफ जाहिर है कि जुल्म हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। पुलिस को ये है कि पुलिस ने जो कुछ इस वक्त काम कराया है, यानी सरकार ने, गवर्नमेंट ने। संजय राउत ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय राउत ने सामना में आर्टिकल में कहा कि रविवार के सामना आर्टिकल की वजह से बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एनसीपी फेल हो गया क्या। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का सबसे बड़ा दुरुपयोग महाराष्ट्र और बंगाल में ही हो रहा है। इस दौरान उन्होंने एनसीपी नेता अजीत पवार पर भी जमकर हमला बोला। क्या होगा, उनका जो नकाब था वो हमने उतार दिया। जिस तरह से इस देश की अपोजिशन की जो पार्टीज है, ये तोड़ने के लिए जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार में हो रहा है, आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है हम सब लोग इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं और डट के लड़ेंगे। सर, आपको व्यक्तिगत तौर पे टारगेट किया गया है अजीत दादा पवार की तरफ से, क्योंकि आपने सच कहा था, उस पर आप क्या जवाब है? अगर मैंने सच कहा है इसलिए मुझे कोई टारगेट करता है, तो मैं मानता हूं कि मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा। और मुझे किसी ने टारगेट किया है इसके लिए मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, मैं किसी के बाप को डरता नहीं। ठीक है सर, इसका अर्थ ये है कि आपने सामना में जो जो लिखा था वो एक एक शब्द सही था अबाउट प्रेशर एनसीपी के विधायकों पर दबाव। आज जरूर सामना हमेशा सच लिखता और बोलता है, तो छुपाने की क्या बात है। आप जाकर पूछिए हसन मुश्ताक साहब को, उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। आप वहीं मुंबई की कुरार पुलिस ने लोन ऐप के जरिए लोन दिलाने के नाम पर बदनामी करने और लोन की रकम से ज्यादा जबरन पैसा वसूलने के मामले में एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी स्विफ्ट रूपी लोन ऐप के जरिए लोगों को लोन देकर उनसे ज्यादा पैसे वसूलता था। पैसे नहीं देने पर लोन लेने वाले ग्राहक का मोबाइल हैक कर उसके संपर्क में आए सभी कॉन्टैक्ट नंबर पर ग्राहक की पर्सनल तस्वीरें मार्फ करके उनकी बदनामी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। उन्होंने छोटे छोटे पैमाने पे लोन चाहिए, इसलिए उन्होंने प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में जाके एक स्विफ्ट रूपी करके एक लोन ऐप आता है, उस पर उन्होंने स्ट्राइक करके कुछ लोन रिक्वायरमेंट किए थी। उसमें उनको लोन सैंक्शन हो गया अराउंड 18,000 और उनको एक्चुअली मिल गया 10,800 रुपीज़ लोन मिला। तो उसके बाद वो लोन के उसके प्रीवियस, एक्चुअली वो उनके रेगुलर कस्टमर थे, तो उसके प्रीवियस जो पेंडिंग लोन था आउट ऑफ वे उन्होंने 6,080 रुपया उसमें तुरंत भेज दिया, जैसे 10,000 रुपये मिले। उसके बाद उन्होंने उस लोन का जो 10,080 रुपये मिला था उसका रीपेमेंट करना 2-2, 4-4 दिन के बाद शुरू किया उन्होंने। वैसे उन्होंने 7,200 के 3 हफ्ते 7-7 दिन में उन्होंने रीपेमेंट की और उनको लगा कि मेरा लोन कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी उनको
वहीं सिनेमा और टीवी में स्टार्स को अपने इशारे पर नचाने वाले कई कोरियोग्राफर क्रिकेट मैच खेलते हुए नजर आए। गणेश आचार्य, अहमद खान समेत कई कोरियोग्राफरों की 6 टीमों ने एक अनोखे टूर्नामेंट में मैच खेला जिसका नाम है मास्टर फोर्स क्रिकेट लीग, जहां पर इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा इन अनोखे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बहुत ही नेक रहा। इस टूर्नामेंट से जो फंड जमा हुआ उससे 10 ऐसे सीनियर कोरियोग्राफर की मदद की जाएगी जो काफी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं या जिन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। इस कार्यक्रम का शानदार समापन समारोह हुआ जहां पर खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध अभिनेता सुनील शेट्टी और फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि इसको और हम बड़ा करें ताकि हम हमारे सीनियर्स को जेन्युइनली संभाल सके। और ये सिर्फ डांस एसोसिएशन के बारे में नहीं है, बाकी सारे एसोसिएशंस को एक होकर, एक मिलकर इसे बड़ा कैसे किया जाए, वो ही हमारी कोशिश रहेगी। और ये वादा है रोहित और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरे काफ़ी दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि ये बड़ा होगा। और जैसे पहले का टाइम था जब हम साथ मिलके सब कुछ करते थे, वही हम करेंगे। एंड 100% सपोर्ट मेरा है। एंड आई थिंक कल से ही शुरू होनी चाहिए अगले साल की प्लानिंग या 6 महीने बाद की प्लानिंग। आगे हम सिर्फ खेले नहीं, लेकिन इस खेल से रेवेन्यू जमा करें और वो रेवेन्यू से बुजुर्गों का। वहीं मुंबई की लोकल ट्रेन में महिलाओं के गले का चेन चुराकर भागने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई रेलवे की वसई रोड जीआरपी पुलिस ने पश्चिमी रेलवे के नाला सोपारा रेलवे स्टेशन से सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मोहम्मद अमन है। मोहम्मद टोपी सर पर पहनकर और चेहरे पर मास्क लगाकर घूमता था और मास्क में ही चलती ट्रेन से यात्रियों के सोने की चेन और मंगलसूत्र खींचकर फरार हो जाता था। वसई रोड जीआरपी रेलवे पुलिस स्टेशन में पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी रॉबरी की घटनाएं हो रही थी जिसमें हम देख रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में मालूम पड़ा कि एक आरोपी फेस मास्क और कैप पहने हुए, हालांकि आरोपी शातिर था, जानता था कि हम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो इसलिए वो खुद को बचाकर मास्क और कैप पहन के चोरियां कर रहा था। हमारे इसमें वसई रोड में 2 392 रॉबरी के तहत, बोरीवली में 2 392 रॉबरी के तहत और वसई रोड में 2 379 चोरी की घटनाएं, चेन स्नैचिंग की हो गई थी। हम पकड़ने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। सीसीटीवी खंगालने के बाद में सिर्फ फेस मास्क ये मिला। हमने उसका अभ्यास किया, ये चढ़ता कहाँ से है, उतरता कहाँ से है, तो सिटी में जाता है तो कहाँ जाता है, इसका टाइम क्या है, इसकी शारीरिक हालचाल कैसी है। तो सिटी में बहुत सारा टोटल जीआरपी और सिटी के 150। वहीं एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है और अजीत पवार ने कहा कि वे एनसीपी में हैं और एनसीपी में ही रहेंगे। एनसीपी जो भी तय करेगी वो वहां रहेंगे। अजीत पवार ने कहा कि आज मुझे विधायक मिलने आए थे मुझसे, ये रूटीन काम के लिए आए थे, इनका अलग मतलब मत निकाला जाए। नमस्कार। आज रोजी आपल्याशी बोलण्याचं कारण म्हणजे कारण नसताना माझ्याबद्दल किंवा माझ्या सहकाऱ्यांच्या बद्दल गैरसमज निर्माण करण्याचा काम जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या ठिकाणी होताना मी स्वतः बघतोय। वास्तविक ह्या ज्या काही बातम्या चाललेल्या आहेत किंवा बातम्या दाखवण्यात येत आहेत त्या बातम्यांमध्ये काही तथ्य नाही। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, मध्ये महाविकास आघाडीची सभा असताना आम्ही सगळेजण नागपूरला गेलेलो होतो। नागपूरवरून परत येताना उद्धव ठाकरे साहेबांना मी विनंती केली की तुम्ही विमान घेऊन आलेला आहात तर त्याच्यामध्ये जागा आहे का, ते म्हणले चला बरोबर। आम्ही त्यांच्या बरोबर आलो मी, आणि आल्यानंतर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पासाहेब धर्माधिकारी साहेबांना द्यायचा निर्णय झालेला होता आणि तो कार्यक्रम होत असताना मोठ्या प्रमाणावर स्त्री सदस्य
हे त्याच्यामध्ये जखमी झाले म्हणजे त्यांना त्रास झाला उष्माघाताचा आणि त्याच्यामध्ये काही जण बेशुद्ध झाले, काही जणांना स्वतःचे प्राण गमवावे लागले. अशा प्रकारच्या हे सगळ्या गोष्टी घडल्या म्हणून आम्ही तिथूनच डायरेक्ट भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में 7,633 नए कोविड केस सामने आए हैं, लेकिन 10,542 केस आज सामने आए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट जो है वो 4.39% पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 2,40,014 नए टेस्ट किए गए हैं, जबकि 8,175 लोग ठीक भी हुए हैं। अभी भी 98% से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त लोग अस्पतालों में भी भर्ती हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक दिन पहले मंगलवार को कोविड-19 संक्रमण के 1537 नए मामले सामने आए थे। इन्फेक्शन रेट 24.54% पहुंच गया है। वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के रानी कमलापति को लेकर दिए गए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान का कमलनाथ द्वारा समर्थन करने से सीएम शिवराज फिर आग बबूला हो गए हैं। स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करने के बाद सीएम शिवराज ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सिंह और पीसीसी चीफ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये अत्यंत शर्मनाक है कि रानी कमलापति के बारे में अपमानजनक बयान देने के बाद गोविंद सिंह माफी नहीं मांग रहे और बल्कि उल्टा उटपटांग बयान दे रहे हैं। तो ये अत्यंत शर्मनाक है कि रानी कमलापति जी के बारे में अपमानजनक बयान देने के बाद श्री गोविंद सिंह जी माफी नहीं मांग रहे, बल्कि फिर ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। अच्छा, कमलनाथ जी भी अजब गजब हैं। वो भी गोविंद सिंह जी का समर्थन कर रहे हैं कि भाजपा फर्जी नाम ढूंढ ढूंढ के ला रही है। रानी कमलापति जी लाखों लाख हमारे भाई बहनों की, केवल जनजातियों की नहीं, मध्य प्रदेश के नागरिकों की श्रद्धा की केंद्र है। कांग्रेस के मानसिकता देखिए कि पहले तो वो हमारे श्रद्धा केंद्रों का और विशेषकर जनजाति नायकों का खबर मिर्जापुर से है, जहां पोस्टमार्टम हाउस में तैनात डॉक्टर से मिलने पहुंचे अपना दल एस के जिला अध्यक्ष, बीजेपी जिला मंत्री और निषाद पार्टी के मीडिया प्रभारी खाली कुर्सी पर बैठ गए, जो वहां तैनात डॉक्टर साहब को बुरा लग गया और उन्होंने नेता के साथ बदसलूकी कर दी। नेता से मिली जानकारी के मुताबिक अपना दल एस के नेता एक महिला का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे थे। डॉक्टर की बदसलूकी को वहां मौजूद एक नेता ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बारे में बताते हुए अपना दल के जिला अध्यक्ष ने बताया कि 3 दिन पहले महिला की मौत हुई थी, पर उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सका था। इसी मामले में मिलने गए थे डॉक्टर साहब, लेट थे तो खाली कुर्सी पर बैठ गए, जिससे डॉक्टर साहब नाराज हो गए और अभद्रता करने लगे। हालांकि सीएमओ ने इस मामले में माफी मांग ली है और विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है। एक हमारे रिश्तेदारी के, हमारे समाज की महिला परसों जो है दुर्घटना से मर गई थी, उसी का पोस्टमार्टम होता था। तो यहाँ पोस्टमार्टम में लाश कल से ही आई हुई थी। तो हम लोग 2 बजे यहाँ आए, तब तक यहाँ डॉक्टर नहीं आए थे, जबकि उन्हें सवेरे ही बता दिया गया था कि आप टाइम से पहुँचिए, क्योंकि नहीं तो लाश 3 दिन की है, सड़ जाएगी।
खबर रायबरेली से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने दंपत्ति को लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया। मामला निसाराबाद थाना क्षेत्र के छतों का है, जहां पर दबंग जबरदस्ती दूसरे की जमीन पर निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे। जब पीड़ित ने विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडों से दंपत्ति की पिटाई कर दी। आनन फानन में दोनों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। था जिसमें कि ये सिन्नेत सिंह और प्रेमा देवी और उनका लड़का करमजीत और रेनू सिंह जी ज़मीन का विवाद चल रहा था। जबरन जो है नींव बनाने लगे थे, जिसमें हमारे माताजी और पिताजी उस ज़मीन विवाद को रोकने गए तो उन लोगों ने हमला कर दिया, जिससे हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उसमें 2-4 लोग और शामिल थे, मंगल सिंह और राजू और जगदेव पांडे और अंकित पांडे। इन्होंने गंभीर पिताजी को बहुत लाठी और डंडों से मारा। वहीं रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलों की आपस में हुई जोरदार भिड़ंत में एक युवक की जान चली गई। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के तहसील के पास का है, जहां 2 बाइकों की आमने सामने भीषण भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार भी घायल हो गया। मृतक की पहचान मिठेलाल निवासी थाना खीरो के रूप में हुई है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक अभी एक्सीडेंटल आया है 108 से, उनका नाम है मिठेलाल, ये खीरो थाना के रहने वाले हैं। उनका एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पे लाए थे परीक्षण के उपरांत। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।